आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम पढ़ाई करेंगे मधुमक्खी के बारे में, जिसे एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियाँ और उनकी उपयोगिता इतिहास से पहले के समय से मनुष्यों को ज्ञात है। मधुमक्खियों का उल्लेख वेदों, रामायण, कुरान आदि ग्रंथों में किया गया है। आधुनिक मधुमक्खी पालन का आरंभ सन 1851 में हुआ था, जब मूव कराने वाला फ्रेम बना था। मतलब ऐसा मधुमक्खी का छत्ता खुद से बनाया जाए जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। बात करें भारत की, तो भारत में सन 1882 में बंगाल राज्य से मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। रर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में मधुमक्खी पालन को आरंभ कराया। फिर भी भारत अभी भी मधुमक्खी पालन में काफ़ी पीछे है अन्य देशों से, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि से। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खियों की प्रजातियां या उनके स्पीसीज़ के बारे में। कुछ स्पीसीज़ हैं जिनका उपयोग मधुमक्खी पालन में बहुतायत में किया जाता है, जैसे कि एपिस डोरसेटा, जिसे रॉक बी भी कहा जाता है। अगली है एपिस सेरेना इंडिका, जिसे भारतीय मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। अगली है एपिस फ्लोरी, जिसे लिटिल बी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन या फिर इटालियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेलिपोना इरिडीपेनिस। यह ऐसी मधुमक्खी होती है जिसमें डंक नहीं पाए जाते हैं, यह डंक रहित मधुमक्खी होती है। सबसे पहले एपिस डोरसेटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रॉक बी कहा जाता है। ये एक ही छत्ता बनाते हैं जो कि खुले एरिया में होता है। 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा होता है। ये जब अपनी कॉलोनी शिफ्ट करते हैं, ये दिन में शिफ्ट करते हैं। रॉक मधुमक्खियाँ क्रूर होती हैं, इन्हें पालना मुश्किल होता है। ये 36 किलोग्राम शहद प्रति छत्ता प्रति वर्ष देती हैं। सभी मधुमक्खियों में से सबसे बड़ी मधुमक्खी एपिस डोरसेटा होती है। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन सी मधुमक्खी का साइज कैसा होता है। सबसे बड़ा साइज एपिस डोरसेटा का होता है, उससे छोटा होता है एपिस मेलिफेरा का, उससे छोटा होता है एपिस सेरेना इंडिका का, और एपिस सेरेना इंडिका से छोटा होता है एपिस फ्लोरी का, जिसे लिटिल बी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एपिस फ्लोरी के बारे में, जिसे लिटिल बी कहा जाता है। एपिस फ्लोरी अपना छत्ता खुले में बनाती है, जो कि हथेली के आकार के होते हैं। मधुमक्खियाँ अपना छत्ता पेड़ की शाखाओं में, झाड़ियों में, बिल्डिंग्स में, गुफाओं में, ऐसी जगहों में बनाती हैं। जो एपिस फ्लोरी होती है वो 1 से 2 किलोग्राम शहद प्रति छत्ता प्रति वर्ष उत्पादन देती है। इन्हें पाला नहीं जा सकता क्योंकि ये अपना घर या जगह या फिर छत्ता बहुत तेज़ी से बदलती हैं। एपिस फ्लोरी का जो आकार या साइज होता है वह सबसे छोटा होता है। यह मधुमक्खी प्लेन जगहों में या पठार क्षेत्रों में मिलती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ 450 मीटर से ऊपर होते हैं, उन क्षेत्रों में नहीं मिलती है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे एपिस सेरेना इंडिका के बारे में, जिसे भारतीय मधुमक्खी या फिर एशियन मधुमक्खी कहा जाता है। यह मधुमक्खी पेड़ के ऊपर बहुत सारे एक समान छत्ते मतलब समांतर पैरेलल छत्ते बनाती है। यह एपिस फ्लोरी जो मधुमक्खी सबसे छोटी थी उससे बड़ी होती है, किंतु एपिस मेलिफेरा से छोटी होती है। एपिस सेरेना इंडिका 5 किलोग्राम शहद प्रति वर्ष प्रति छत्ता देती है और यह भारत या फिर एशिया की निवासी है। भारत और एशिया में ही पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले पेज पर हम पढ़ेंगे एपिस मेलिफेरा के बारे में, जिसे इटालियन या यूरोपियन भी कहा जाता है। जो एपिस मेलिफेरा होती है अंधेरी गुफाओं में छत्ता बनाती है, जो कि पैरेलल होते हैं, मतलब कि एक समांतर कई छत्ते एक बार में बनाती है। यह मधुमक्खी इंडियन बी मतलब एपिस सेरेना इंडिका से बड़ी होती है, परंतु एपिस डोरसेटा जिसे रॉक भी कहा जाता है उससे छोटी होती है। जो एपिस मेलिफेरा है यह यूरोपियन देश इटली से लाई जाती है। जो एपिस मेलिफेरा है उसका जो शहद का उत्पादन है
35 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति छत्ता होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी की जातियों के बारे में। तो इसमें 3 जातियाँ होती हैं। पहली होती है ड्रोन, दूसरा होता है क्वीन, तीसरा होता है वर्कर। जो ड्रोन होता है वो नर होता है, मतलब कि मेल होता है। यह छत्ते में नॉर्मली 100 की संख्या के आसपास रहते हैं। नेक्स्ट है रानी, जिसे क्वीन कहते हैं। यह फंक्शनल फीमेल होती है, मतलब यह कार्य करने वाली मादा होती है। सामान्यतः पूरे छत्ते में एक ही होती है। अगले हैं श्रमिक या वर्कर्स। यह ऐसी मादाएं होती हैं जो बांझ होती हैं, मतलब कि स्टेराइल होती हैं। ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ये पूरे छत्ते के अंदर 90% पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मधुमक्खी के रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब प्रजनन के बारे में। तो छत्ते में तो रानी एक ही होती है। जब रानी बनती है या उसके शरीर में रानी वाले बदलाव आते हैं, तो रानी बनने के 5 से 10 दिन बाद बहुत सारे ड्रोन्स के साथ वह मैरिज या शादी करती है। किंतु एक ही ड्रोन से मेटिंग या संभोग हो पाता है। आमतौर पर रानी 6 से 8 नरों के साथ मेटिंग करती है अंडे देने से पहले। जो ड्रोन रानी से मेटिंग करने में सफल रहता है वह जल्दी ही पेट फटने के कारण मर जाता है। बाकी बचे ड्रोन किसी और लड़ाई में भाग लेने या केवल धूप और वर्कर्स बी द्वारा एकत्रित किए गए भोजन का आनंद लेने के लिए छत्ते में वापस लौट आते हैं। संभोग के दौरान रानी अपने शुक्राणु गृह में 2 करोड़ शुक्राणुओं को जमा करने में सक्षम होती है, जहां वो 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। एक बार के संभोग या मीटिंग से रानी 3 वर्ष तक अंडे दे सकती है। एक अच्छी रानी प्रतिदिन 2000 अंडे दे सकती है। 300 से 2000 अंडे प्रतिदिन दी जा सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ क्वीन, मतलब रानी मधुमक्खी के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पूरे कॉलोनी में एकमात्र यही ऐसी मधुमक्खी होती है जो अंडे दे सकती है, मतलब सभी मधुमक्खियों की माँ कहलाती है। जैसे ही मधुमक्खी रानी बनती है, शरीर में रानी बनने वाले बदलाव आते हैं। बदलाव आते के 5 से 10 दिन बाद ही एक या एक से अधिक ड्रोन के साथ यह मेटिंग या संभोग करती है। संभोग करने के बाद जो ड्रोन संभोग करने में सफल रहता है वह पेट फटने के कारण मर जाता है। और संभोग होने के बाद जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जो शुक्राणु गृह होता है, मतलब शुक्राणुओं को स्टोर करने वाली जो जगह होती है, वह भर जाता है। तब वह संभोग या मेटिंग करना बंद कर देती है। मीटिंग बंद करके वह अंडे देना शुरू कर देगी, और जब अंडे देना शुरू कर देगी तो वह दोबारा से संभोग या मीटिंग नहीं करेगी। रानी की जो मेड्यूबुलर ग्लैंड या मेड्यूबुलर ग्रंथि होती है उससे एक सिक्रेशन निकलता है या स्त्राव पदार्थ निकलता है, जिसे रानी पदार्थ कहते हैं या फिर क्वींस सब्सटेंस कहते हैं। अब रानी पदार्थ का कार्य क्या होता है। रानी पदार्थ यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो वह कॉलोनियों के जो झुंड होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोकता है। रानी आवश्यकता अनुसार निषेचित या फिर बांझ अंडे दे सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ड्रोन। जो ड्रोन जाति होती है उसकी ड्यूटी क्या है या उसके कार्य क्या हैं। तो इनका मुख्य कार्य होता है रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, साथ ही साथ छत्ते के तापमान को बनाए रखने में मदद करना। लेकिन ये नेक्टर या पॉलन एकत्र करने या कलेक्ट करने नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का डंक उपलब्ध नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर बी, मतलब कि जो श्रमिक मधुमक्खी है उनके कार्य क्या हैं। तो इनकी जो अडल्ट लाइफ होती है वह 6 हफ्तों में बांटी जाती है। जो शुरू के 3 हफ्ते होते हैं वो हाउस होल्ड ड्यूटी में जाते हैं, बाकी के बचे 3 महीने आउटडोर ड्यूटी में जाते हैं। अब हाउस होल्ड ड्यूटी की बात करें तो उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं। वैक्स ग्लैंड या वैक्स ग्रंथि से मोम के सिक्रेशन से छत्ता बनाना, यंग लार्वा को रॉयल जेली खिलाना, पुराने लार्वा को बी ब्रेड जो कि पराग और शहद के मिश्रण से बनता है वो खिलाना, रानी को भोजन खिलाना, ड्रोन को भोजन खिलाना, छत्ते को साफ करना, ठंडा रखना, छत्ते की रखवाली करना, नेक्टर को इवेपोरेट करना, शहद को भंडारित करना। ये तो हो गई हाउस होल्ड ड्यूटीज़। अब बात करेंगे आउटडोर ड्यूटीज़ की। तो आउटडोर ड्यूटीज़ क्या होती हैं। नेक्टर,
पोलन, प्रोपोलिस और पानी को कलेक्ट या एकत्रित करना। शहद वाले पेट में शहद को पकाना। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे मधुमक्खियाँ क्या क्या उत्पाद उत्पन्न करती हैं। सबसे पहला है हनी, जिसे शहद कहते हैं। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है, पौष्टिक होता है, संपूर्ण भोजन होता है। नेक्स्ट है बीज वैक्स, मतलब कि मधुमक्खियों द्वारा उत्पन्न मोम। इसका जो मूल्य है वो अधिक मिलता है। इसका उपयोग मोमबत्ती में होता है, दवाई में होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में होता है। नेक्स्ट है बी वेनम। इसका उपयोग गाठिया, दर्द आदि के उपचार में होता है। अगला है रॉयल जेली। यह पौष्टिक होता है, विगर और फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है बी पॉलन। यह सुपर फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोपोलिस। इसे गोंद की तरह उपयोग किया जाता है। अगला है हनी एंड हाई प्रोडक्ट्स। इसका उपयोग क्या होता है, किसानों की जो इनकम है वो बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। अब हम जानेंगे जो शहद होता है वह इतना पौष्टिक क्यों होता है। बात करें एक चम्मच शहद की, जो कि 21 ग्राम होता है, उसमें 67 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। अब यदि हम 10 चम्मच शहद लें तो होता है 200 ग्राम शहद, जो कि 1.5 लीटर दूध या फिर 1.6 किलोग्राम क्रीम चीज़ या फिर 300 ग्राम मांस या फिर 8 संतरे या फिर 10 अंडों के बराबर ऊर्जा देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मधुमक्खियों की वर्क इफ़िशियंसी, इनकी कार्य कुशलता क्या है। एक मधुमक्खी 50 से 200 फूलों पर जाकर 20 मिलीग्राम पोलन एकत्रित या कलेक्ट करने में 45 से 47 चक्कर पूरे दिन भर में लगाती है। उसी प्रकार 20 मिलीग्राम नेक्टर कलेक्ट करने में 50 से 500 फ्लावर्स तक 20 से 25 चक्कर पूरे दिन में लगाती है। नेक्टर जो होता है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि पोलन है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा छत्ते को ठंडा बनाने हेतु यह पानी को भी इकट्ठा करती हैं। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के दिनचर्या में एग्रीकल्चर इनपुट्स के प्रभाव क्या हैं। अब के समय में देखा जाए तो कीटों, माइट्स, रोडेंट्स, नेमाटोड्स आदि को कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ रहा है। अब कीटनाशक के उपयोग से पॉलिनेटर कीट मर रहे हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पेस्टिसाइड का जो टॉक्सिसिटी है वो कैसा होता है। पहला है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड वो होते हैं जिनका उपयोग यदि हम पौधों पर करते हैं तो वह काफ़ी दिनों या कुछ दिनों तक पौधे को जहरीला रखती हैं, और मधुमक्खियाँ यदि उससे कनेक्ट होती हैं तो वो तुरंत मर जाती हैं। नेक्स्ट है हाईली टॉक्सिक। इसमें भी मधुमक्खियाँ तुरंत मर जाती हैं और पौधा 8 घंटों तक जहरीला होता है। नेक्स्ट है लेस टॉक्सिक। इसका जो यूज़ है शाम में या सुबह करना चाहिए। इसका जो प्रभाव है 1 से 3 घंटों तक पौधों में रहता है। लीस्ट टॉक्सिक। इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, किंतु संभाल कर करना चाहिए ताकि मधुमक्खियों को नुकसान ना हो। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे हनी बीज में कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं या बीमारियां लगती हैं। पहली है नोसेमा, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट है अमीबिक डिसीज़, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगली है अकेरिन डिसीज़, ये पैरासिटिक माइट, परजीवी जो माइट होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रूड, यह बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर वायरस के हमले से होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे हनी बी को ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मॉथ्स होते हैं, मतलब पतंग जो उड़ सकते हैं, बीटल्स हो गए, वेस्प हो गए, आंट हो गई। आंट क्या करती है, जो मधुमक्खी होती है, मतलब मधुमक्खियों की जो कमज़ोर कॉलोनी होती है उनमें से मधुमक्खी के जो शहद हो गए, पॉलन हो गए या फिर अंडों को हटा देती है। नेक्स्ट है एपियरी मैनेजमेंट, मतलब कि मधुमक्खी पालन के लिए जो हम क्षेत्र बनाएंगे उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। एक मधुमक्खी पालन केंद्र बनाने के लिए एक बाग में या फिर चारागाह के आसपास 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में
लोकेशन लेना चाहिए। छत्तों को हवा की दिशा में नहीं रखना चाहिए। पेड़ और झाड़ियाँ एक अच्छा हवा रोकने का उपाय हैं, तो पेड़ और झाड़ियों युक्त एरिया का चुनाव करें। जगह समतल होनी चाहिए, जल निकासी वाली होनी चाहिए, मतलब कि ड्रेन्ड होनी चाहिए, जहाँ पानी भरे नहीं। स्वच्छ और ताज़ा बहता पानी उपलब्ध होना चाहिए। एक यंग गार्डन अच्छा विकल्प माना जाता है, मतलब जो बगीचा अभी अभी तैयार किया गया हो। जगह कांटेदार जाली से बंद होनी चाहिए, जिससे जो घुसपैठिए हैं या अन्य जानवर हैं अंदर आकर नुकसान ना पहुंचाएं। जिस लोकेशन का हम चुनाव करेंगे वो चींटी या माइट्स या नेमाटोड्स आदि से फ्री होनी चाहिए। यदि जगह पर्याप्त है तो छत्तों को 2 से 3 मीटर की जगह 3 से 7 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है, मतलब मनुष्यों द्वारा भोजन कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हनी। चीनी की चाशनी होती है जिसको खिलाने से मधुमक्खी की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब प्रति माह इसको हम फिक्स कर देते हैं, मतलब प्रत्येक सप्ताह बाद 3 किलोग्राम चीनी का घोल देंगे। घोल हम शाम के समय में देंगे, ऐसे बर्तनों में देंगे जिसमें पानी बहता हो। अगला है पोलन। पोलन की जब कमी होती है तब खुद से एकत्रित किया हुआ पोलन एक हिस्सा, मतलब 1 पार्ट। सोयाबीन का जो आटा है वो 3 पार्ट। शुगर का जो सिरप है वो 2 पार्ट। अब जो शुगर का सिरप है उसमें शक्कर 2 हिस्से और पानी 1 हिस्सा होना चाहिए। अब एकत्रित पोलन 1 हिस्सा, सोयाबीन आटा 3 हिस्सा, शुगर सिरप 2 हिस्से मिलाकर हम मधुमक्खियों को खाने के लिए देंगे। इसको हम चींटी से बचाकर रखेंगे। जब सेल्स या कोशिकाएं तरल से भर जाएंगी तो हम मधुमक्खियों को खिलाना बंद कर देंगे। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।